हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया हो, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बच्चों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2। इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 1 देख कर आए, तभी ये लेक्चर 2 समझ में आएगा। ओके, पुराने लेक्चर्स पहले देख कर आया करो, फिर अगले लेक्चर्स पर बढ़ा करो। अब आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चार्जेस क्या होते हैं और किस तरह से कोई बॉडी चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो उसको हम बोलते हैं कि वो बॉडी चार्ज हो गई, राइट। तो आई होप कि पेपर सबके सब खत्म हो गए होंगे। यू आर रिलैक्सिंग एट योर होम्स। स्कूल भी अब शुरू होने होने वाले होंगे, कल से मंडे से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बैक टू स्टडीज। अब बोर्ड एग्जाम में मुश्किल से 4 या 5 महीने रह गए हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। हम भी अपनी वीडियोस को जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हों, सारी वीडियोस आप देखो और उनके क्वेश्चन आंसर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब सॉल्व करो। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फिनोमिना शो करेगा। चार्ज कैसे बनता था मैंने वो भी बता दिया। किसकी वजह से चार्ज होता था, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से चार्ज बनता था। अब एंड चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस एंड माइनस। दो तरह के चार्जेस होते हैं मैंने बताया था, तो ये तो मैंने फटाफट रिवीजन करा दिया आप लोगों का। अब जो प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की वो क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव मतलब चार्जेस को हम प्लस करते हैं। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो किसी भी बॉडी के ऊपर, सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर है और ये चार्ज्ड है, वी नो दैट इट इज चार्ज्ड मान लेते हैं। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, मान लिया चार्ज है, लेकिन कितना चार्ज है इसके ऊपर वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी चार्ज है सबको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्जेस आर एडिटिव। एडिटिव मतलब उनको प्लस करना है, ऐड करना है, उसको एडिटिव बोलते हैं। तो जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस को हम ऐड कर लेते हैं। मान लो ये बॉडी मैंने बनाई, इसके ऊपर प्लस चार्ज कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस चार्ज है। एंड माइनस कितना है? 5, 5 माइनस चार्ज है तो -5 हो जाएगा। आंसर विल बी +1। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? +1 हो गया। जैसे हम एटम में करते थे ना, अगर मान लो 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 - 10 0। अगर 10 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 - 8 2। इस तरह से मतलब ऐड कर लेते हैं। वो एक सिंगल एटम का मैंने बताया था, ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर भी हो सकता है। पूरी ये जो बॉडी है, पूरा सरफेस जो है, और वो बॉडी कोई भी कुछ भी हो सकती है। वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी भी हो सकती है, मोबाइल भी हो सकता है, वो स्केल भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट, इट मे बी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। सिर्फ प्लस चार्ज भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि माइनस ही माइनस हो सकता है कि यहां पर सिर्फ प्लस चार्ज ही हो। तो प्लस टोटल कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, +6 चार्ज। तो उसके ऊपर +6 चार्ज हो जाएगा। हो सकता है सिर्फ माइनस चार्ज ही हो, तो माइनस 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 सबको ऐड कर लेंगे। मींस चार्जेस को अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो हम सिंपली उन चार्जेस को ऐड कर देते हैं, कंसीडरिंग देयर साइंस। साइंस, ये साइंस सब्जेक्ट वाला साइंस नहीं, जो उनका प्लस और माइनस वाला जो साइन है उसको कंसीडर करना है। जैसे हमने यहां किया था ना, ऐसा था ना, प्लस कितने हैं? 6, तो +6 लिखेंगे। माइनस कितना है? 5, तो -5 लिखेंगे। -5 लिखेंगे तो इनके साइन जो है प्लस और माइनस वो भी कंसीडर करेंगे।
ठीक है, तो 6 - 5 मतलब 1, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, चार्जेस आर एडिटिव, चार्जेस आर एडिड कंसिडरिंग देयर साइन। ठीक है, चार्जेस आर एडिड कंसिडरिंग देयर साइन, उनके साइन को कंसिडर करना है, उसको नहीं भूलना। तो हम कब ऐड करते हैं चार्जेस को, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो। सेकंड है, ये तो सभी जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लाइक चार्जेस सॉरी, लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे, repel each other and unlike charges attract each other। जो लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब प्लस और प्लस या माइनस और माइनस, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्लस एंड प्लस, they will repel each other, and minus and minus it will also repel each other। तो लाइक चार्जेस हो गए ना, तो ये रिपेल करते हैं। मान लो कि अगर हमारे पास, अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, ये डस्टर है और ये मार्कर है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो जब हम इनको पास में लेकर आएंगे तो पास में नहीं ला सकते, दे विल रिपेल ईच अदर, वो दूर भागेंगे। तो हम इनको पास में लाने के लिए और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये ऐसे दूर भागना चाह रहे हैं और हम इसको पास में लेकर आना चाह रहे हैं, तो और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। या फिर इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, अगेन फिर से रिपेल करेंगे, हमें और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इनको पास लाने के लिए। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये प्लस है और ये माइनस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे बना सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कैसे दे सकते हैं हम किसी को, उसको हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगेन अब इसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐसे आके चिपक जाएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अनलाइक चार्जेस है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये बात सबको पता होगी। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। ओके, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आने लायक है, ये सब इतना पूछा नहीं जाता, वो देखो, जो एग्जाम वाली जो चीज है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब उसकी क्वांटिटी बताता है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या? क्वांटिटी। जैसे मनी है, पैसा होता है ना, मनी इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि मनी को हम काउंट कर सकते हैं। मनी की क्वांटिटी अगर बतानी हो तो मनी को कैसे बोलेंगे, ये 10 रुपए है, ये 50 रुपए है, या 1000 है, 1 लाख है, करोड़ है, इस तरह से काउंटेबल होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो मनी क्वांटाइज्ड है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, मान लो बॉल्स हैं, तो बॉल्स आर क्वांटाइज्ड। हमारे पास मान लो 10 बॉल्स हैं, तो 10 को हम काउंट कर सकते हैं, दे आर क्वांटाइज्ड। इसी तरह से जो चार्ज होता है दैट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। दैट मीन्स, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम चार्ज को या इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे गिनने बैठेंगे कि इस मार्कर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबको हम काउंट कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इसका। देखो क्या है, समझो इस बात को।
ये अच्छे से समझना बच्चों। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। इसको पढ़ लो ध्यान से, क्या लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब हुआ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसको समझ लो पहले क्या है। मैंने क्या लिखा, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टोटल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। इस लाइन का मतलब समझो क्या है। इंटीग्रल मतलब इंटीजर, मल्टीपल मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी होती है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उसको हम बेसिक चार्ज मानते हैं, बेसिक वैल्यू मानते हैं किसी भी चार्ज की। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है दैट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, उससे कम चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। उससे कम चार्ज वो डायपोल वगैरह में होता है, अभी 10th लेवल में वो अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी बस ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो बेसिक वैल्यू होती है, उससे कम अभी तक हम नहीं मानते चार्ज होता है या नहीं, ठीक है। तो बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये C क्या है, दिस इज कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो दिस इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, बस उसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। इसमें आगे माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन अभी मैंने लगाया नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, वैल्यू लिख रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो इंटीजर क्या है, इंटीजर का मतलब यहां पर है या तो वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, समझना ये पॉइंट ध्यान से। यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि जो बेसिक वैल्यू है चार्ज की, मतलब ये जिसको हम E से डिनोट करते हैं। अगर कहीं पर E लिखा हुआ है स्मॉल e, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू है E की, इतना चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं E, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिखते हैं 2E, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2E मतलब क्या, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रही है ना। हम अगर 3 लिख देते हैं या 4 लिख देते हैं, इसका क्या मतलब है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल चार्ज हम निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बेसिक चार्ज है, ठीक है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो चार्ज। अब इसे और मैं इलैबोरेट करता हूं, देखो कैसे। आई कैन इमेजिन कि आप लोग सामने बैठे हैं और कुछ तो बस ऐसे बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर क्या पढ़ा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्वांटाइजेशन क्या है। आओ समझो इसको और अच्छे से समझो इसको। सबसे सिंपलेस्ट वे में इसका क्या मतलब है, देखो सबसे सिंपल, हमारे पास मान लो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, क्या दिया था कि हमने स्केल ऐसे रब किया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तभी तो चार्ज आया होगा उनके ऊपर,
ठीक है, मान लो स्केल से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और हेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, या हेयर से निकले होंगे स्केल के अंदर चले गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें यहां से यहां, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर्स में ट्रांसफर होगा, कि किस तरह से वो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होंगे, या तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 50 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 100 होंगे, या 200 होंगे, या 2 लाख होंगे, या 2 करोड़ होंगे। कुछ कहानी समझ में आ रही है? 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, 10.5 नहीं हो सकते। 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 20.9 नहीं हो सकते। 15 ट्रांसफर होंगे, 15.6 नहीं हो सकते। 200 ट्रांसफर हो सकते हैं, 200.4 नहीं हो सकते। फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते, फ्रैक्शंस में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। यह मतलब है क्वांटाइजेशन का। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं कि आधा ट्रांसफर हो जाएगा, पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर वहां जाएगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलो अब कुछ क्लियर हुआ? अब कुछ क्लियर हुआ कहानी? ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज हो रहा है वो, क्वांटाइज का मतलब उसकी क्वांटिटी हम बता रहे हैं। क्वांटिटी कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, फ्रैक्शंस में नहीं, डेसिमल्स में नहीं। 4.5 नहीं हो सकता, 3.6 नहीं हो सकता, 14.9 नहीं हो सकता। बोलो बात समझ में आ रही? तो अगर इस यहां से यहां तक मान लो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए बाहर से, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? पहले तो न्यूट्रल था, पहले ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था, इसके ऊपर 10 माइनस चार्ज और आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए इसने, तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? -10 ई, -10 ई। अगर इसने मान लो 20 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो -20 ई। ई मतलब क्या? बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ? -20 ई। बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, अब आप कहोगे सर प्लस भी तो हो सकता है चार्ज, माइनस ही थोड़ी होता है हमेशा। बिल्कुल हो सकता है। ये जो 20 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इसमें, वो कहां से आए हैं? इस ऑब्जेक्ट से आए हैं। इसने 20 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इस ऑब्जेक्ट ने, तो मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +20 20 ई। 20 ई मतलब क्या? बेसिक, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने? 20। और जब लूज होता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव हमने लिख दिया, +20 लिख दिया। ई क्यों लिखा? अगर मैं मान लो यहां पर सिर्फ +20 लिख देता हूं, डज इट मेक एनी मीनिंग, डज इट मेक एनी सेंस? +20 लिख दिया, व्हाट इज दिस 20? 20 है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमें यहां पर ई लिखना पड़ेगा। ई क्या है? बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हैं। अब निकले हैं तो इसलिए +20 आ गया इसमें, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई ना, तो इसलिए +20 आ गया। इसने गेन किया 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें -20 ई आ गया। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज, अगर वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें तो इसके ऊपर टोटल चार्ज अब कितना बनेगा? टोटल चार्ज बनेगा इसके ऊपर -20 इंटू ई की वैल्यू क्या है? 1.6 10⁻⁻19। बोलो क्लियर हुआ? अब इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 20 से तो बहुत ज्यादा आते हैं, लाखों करोड़ों में जाते हैं, ये समझाने के लिए बोला है। ठीक है, अगर कोई बड़ी वैल्यू लेता तो कंफ्यूजन हो जाता। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, यहां से ये डेफिनेशन रिलेट कर सकते हो। टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? -20 ई लिया। यहां क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो -20 है ये इंटीजर है, नंबर है कोई, इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? ई के साथ। ई क्या है? बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बोलो कुछ समझ में आ रही बात? ये क्या है?
इंटीजर है विच इज मल्टीप्लाइड टू बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, इसीलिए हम लिखते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बोलो कुछ कहानी समझ में आ रही है? आई होप कि अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बस इसमें यह समझना है कि अगर चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो किस तरह से ट्रांसफर होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। 10, 20, 100, 200, 500 इस तरह से फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और एग्जांपल ले। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, यहां से मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो अब स्टार्टिंग में तो दोनों क्या थे? न्यूट्रल थे। इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर गए, तो इसके ऊपर नाउ टोटल चार्ज कितना होगा? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज हम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज कितना? E। अब इंटीजर कितना आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? 100 इंटू ई। अब ये वैसे भी सिंपल है, देखो अब मैथमेटिक्स इसमें लगाएं तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम कितना मानते हैं? ई मानते हैं। ई का मतलब 1.6 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम मानते हैं ई। तो 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 100 ई। 200 के ऊपर कितना हो जाएगा? 200 ई। इसे ऐसे भी देख सकते हो, यूनिटरी मेथड है, कैसे भी समझ लो, समझ में आना चाहिए। तो फाइनली व्हाट इज दिस? इंटीजर क्या है? 100 है, बेसिक वैल्यू क्या है? ई है। तो दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर? 100 ई है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है। तो एग्जाम में ये 1 या 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई जो ऊपर लिखा है मैंने। एंड अब हमें नहीं पता होता कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 100 हुए हैं या 5 लाख हुए हैं या 5 करोड़ हुए हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वो तो वैल्यू फिक्स नहीं है। तो उस इंटीजर को हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम अगर मैथमेटिकली शो करें तो ऐसे होगा, टोटल चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एंड n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो मैथमेटिकली टोटल चार्ज क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज। बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज E हो गया और इंटीजर क्या हो गया? n मान लिया, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 100, 250, कितने भी, उसको हमने n मान लिया। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q टोटल चार्ज होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी इंटीजर, E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, Q इज इक्वल टू एन ई। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। Q इज इक्वल टू एन ई। बोलो बच्चों, कुछ कहानी समझ में आ रही है? नहीं आ रही? थोड़ी बहुत तो आई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है क्वांटाइजेशन को समझना। पहली बार में अगर जिन बच्चों को समझ में आ गया तो थम्स अप।
जिनको नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखना, बार बार देखना, इस टॉपिक को बार बार देखना, बार बार देखना, 3-4 बार देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो कल मैंने, या कल नहीं, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यों होता है और कोई ऑब्जेक्ट इंसुलेटर क्यों होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली पास कर रहा है, लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, और कोई ऐसा है जिसमें से पास नहीं करता, लाइक प्लास्टिक, वुड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, समझो ध्यान से, कंडक्टर्स conduct electricity due to the presence of free electrons। कंडक्टर पता ही है, जो इजीली करंट पास करा दे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट का मतलब होता है फ्लो कराना, कंडक्ट मतलब फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। अगर हम बोलते हैं कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, व्हाई? बिकॉज कॉपर के अंदर, उसके सरफेस के पास में, जैसे मान लो यही कॉपर हो गया ना, यही कॉपर हो गया, तो जस्ट इसके सरफेस के नीचे बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडमली हियर एंड देयर। इट हैज फ्री चार्ज, फ्री चार्ज भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम चार्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन्स की जगह चार्जेस भी लिख सकते हैं, दे हैव फ्री चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल, समझो बच्चों इसको ध्यान से, ये मान लो कोई हमारा आयरन का पीस है, या कॉपर या एल्यूमिनियम है, मतलब मेटल है, मतलब कंडक्टर है। फ्री चार्ज का मतलब क्या है? अब इस आयरन पीस के अंदर या एल्यूमिनियम पीस के अंदर एटम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। ये मैंने एटम्स बना दिए, थोड़ा दूर दूर बनाए हैं समझाने के लिए। अब इन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं, ये क्या है? न्यूक्लियस। दो ही शेल्स बना लेते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ओके। अब ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, एंड वी नो दैट पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पकड़ के रखता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स में ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतनी ज्यादा फोर्सेस नहीं लगती। कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं मैं? ये जो न्यूक्लियस की फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस की, वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है। बात समझना ध्यान से, ठीक है। अगर इन एटम्स को या इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी मिल गई, तो ये इनके पास एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, एंड दे विल लीव देयर शेल्स, दे विल लीव देयर एटम। बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। लेकिन ऐसा कब होगा? जब इनको एनर्जी मिलेगी, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ फ्री होने की कोशिश करेंगे और फ्री हो भी जाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, ये भी आ सकता है बाहर, ये भी आ सकता है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका। ध्यान रखना, ये कोई मेटालिक पीस है, मान लो ये कॉपर का एक पीस है, वायर है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है एटम से, वो इस कॉपर को बाहर छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। सुनो ध्यान से, ये कॉपर का वायर है, इसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिली,
वो अपने एटम को छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ने अपने एटम को छोड़ दिया, दे हैव बिकम फ्री। अब फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि वो इस कॉपर वायर को ही छोड़कर बाहर निकल जाएंगे हवा में, नहीं, वो रहेंगे इस वायर के अंदर ही, इस कॉपर वायर के अंदर ही रहेंगे। अब दिखाई थोड़ी देंगे वो, लेकिन रहते अंदर ही हैं। अपने एटम को छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन इस कॉपर वायर को नहीं छोड़ा। वो ऐसे निकल के बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ चुका है। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो इस एटम के ऊपर +1 चार्ज आ गया, +1 चार्ज आ गया, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस। नाउ प्लस चार्ज आ गया तो इसको हम आयंस बोल सकते हैं, आयन बोल सकते हैं, आयन बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन, ये मैंने जो डॉट लगाया है ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने इस एटम को छोड़कर यहां पर आ गया। ये बाहर क्या है? ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है कॉपर वायर की, ये बाउंड्री है कॉपर वायर की। बाउंड्री को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा, मैक्सिमम बस यहां तक जाएगा, बाहर नहीं निकल सकता। बोलो, इतना समझ में आ रहा है ना? तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री चार्ज। बात समझ में आ गई? एक चीज और है इसमें, ऐसा होता है कि जो कंडक्टर्स है ना, जब वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर चले जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर चले जाएंगे, तो दे बिकम जनरली इंसुलेटर्स, उनकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि जब हीट बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट एनर्जी बढ़ती है ना, एनर्जी बढ़ रही है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मतलब एनर्जी कम हो रही है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास उतनी एनर्जी नहीं है ताकि ये अपने शेल्स को छोड़ सकें, अपने एटम को छोड़ सकें। बात समझ में आ रही है? एट लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। जितना भी ये है ना, जो हमारे आसपास सराउंडिंग का जो रहता है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, तो रूम टेम्परेचर इज एनफ टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स। रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऊपर हम पहाड़ों पर जाएंगे जहां बर्फ गिर रही है, माइनस में टेम्परेचर है, तो वहां इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा और फ्री चार्जेस नहीं होंगे, वहां पर भी होंगे। चार्जेस को बांध के रखने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, उतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। जैसे -10, -20, उतने पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? -10 डिग्री, -20 डिग्री भी टेम्परेचर हुआ या उससे भी कम हुआ, उस कंडीशन में भी एक कॉपर वायर कंडक्टर का काम करेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर भी काफी होता है उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एटम से बाहर निकालने के लिए, वायर से बाहर नहीं, एटम से बाहर निकालने के लिए, मतलब फ्री चार्जेस प्रोड्यूस करने के लिए -20 या उससे कम टेम्परेचर भी एनफ होता है, काफी होता है। बोलो, बात समझ में आ रही? और अभी तो हमारा रूम टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता ही है, खैर, ठीक है, क्लियर हो गई बात? मतलब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेगा, आउटर एटमॉस्फेयर की एनर्जी गेन करेगा और फ्री हो जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, वो अपने एटम को निकल के बाहर आ गया, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैंने प्लस लगा दिया, ऐसे ही ये बन गया, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकला। तो साथ साथ में हम देख रहे हैं कि आयंस भी बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल रहे हैं। तो these electrons are called free electrons and they keep on moving randomly here and there। मूव क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, मूव तो करेंगे। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही बनाए मैंने, पता नहीं कितने अनगिनत होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये रिपेल भी तो करेंगे ना, एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तो रिपेल होगा। साथ साथ में ये इसके पास आने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि अब ये प्लस चार्ज बन चुका है, ये माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इससे कोलाइड भी करेगा, लेकिन वापस अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्जेस। अब इनकी तस्वीर कुछ अलग से बनाते हैं। हमारे पास
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अवेलेबल है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ऐसे ही मटेरियल को हम कंडक्टर बोलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे कराएगा, पास कैसे कराएगा वो देख लेते हैं। तो दिस कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, ये नीचे, ये इधर, ये इधर, रैंडमली हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? दिस इज कॉल्ड रैंडम मूवमेंट ऑफ फ्री चार्जेस। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमें फ्लो कराना है करंट को, तो दैट मींस द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, द मूवमेंट ऑफ दीज फ्री चार्जेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी तो इनका रैंडम मूवमेंट हो रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे कोई इधर उधर जा रहा है, सबको पकड़ के एक डायरेक्शन में मूव कराना है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बोलो समझ में आया कुछ? इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरह से फोर्सफुली फोर्स लगा के एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, तब उसमें से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉपर वायर है, उसको हम पकड़ लेते हैं ऐसे, तो करंट लगता है क्या? नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या, उसमें फ्री चार्जेस नहीं है, बट दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, तो उससे करंट फ्लो नहीं करता, उससे करंट नहीं बनता। जैसे ही हम उस वायर को किसी प्लग में, सॉकेट में लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बड़ा जोर का झटका लगेगा, करंट फ्लो करेगा, क्योंकि वो जो स्विच में हमने लगाया है, स्विच ऑन किया है, प्लग में लगाया है, वहां से वोल्टेज आ रही है। ठीक है, और वोल्टेज का मतलब क्या, आगे पढ़ेंगे, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वीडियो में। वोल्टेज का क्या काम है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पुश करता है एक ही डायरेक्शन में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तब उसमें से करंट फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? तो हमारी कोशिश क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबको एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स लेते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लेते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। मतलब कि हमने एक बैटरी ली, बैटरी तो समझते हो ना, बैटरी, हमने एक बैटरी लिया इस तरह से, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव का मतलब क्या, कि इस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज वहीं आता है ना जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। ये नेगेटिव प्लेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है, इसे क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। बैटरी का सिंबल यही होता है ना। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव प्लेट पर क्या, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब हमने दो वायर्स लिए, एक वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक वायर को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये हमारा कोई कंडक्टर है। तो ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, हमने कर दिया इस तरफ ऐसे कनेक्ट, इस वाले एंड पर कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये जो नेगेटिव प्लेट है बैटरी की, इसे हमने कनेक्ट कर दिया इस वाले एंड पर, ये कनेक्ट हो गया, राइट। अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये नेगेटिव है, तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दैट मींस, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो इस एंड को हमने कनेक्ट किया, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, ये पूरा एक एंड बन गया। ठीक है, और ये पूरा एक एंड बन गया, ये इस तरफ का एंड हो गया और ये उस तरफ का एंड हो गया। ये एंड क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये एंड क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात? अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्या काम करेंगे, ये तो फंस गए बेचारे। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस पॉजिटिव एंड की तरफ भागना शुरू कर देंगे। ये पहले जो इधर उधर भाग रहे थे, अब इनके ऊपर फोर्स लगी है ना, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस, क्योंकि ये एंड पॉजिटिव बन चुका है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव एंड की तरफ भागना शुरू कर देंगे, अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। अब ये पिक्चर कैसे बनी, अब इस पिक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नाउ
नाउ सी द डिफरेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स पहले इधर उधर भाग रहे थे, अब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव एंड आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वाले एंड पर, तो इलेक्ट्रॉन सारे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वो हमने कैसे पॉसिबल बनाया? हमने यहां पर कोई ऐसी चीज लगा दी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रही है, और वो चीज क्या है? बैटरी है, जो वोल्टेज डेवलप करती है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, कैसे फ्लो होता है और क्यों होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है ना, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये कंडक्टर है हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरफ है? इस तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन। अब कुछ साल पहले नहीं, मतलब बहुत साल पहले ये समझा जाता था कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करता है, प्रोटॉन की वजह से। फिर बाद में पता चला प्रोटॉन तो अपनी जगह हिलते ही नहीं है, प्रोटॉन तो मूव ही नहीं कर सकते, वो तो न्यूक्लियस के बहुत अंदर रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता। लेकिन पहले ये माना जाता था कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, किसी भी वायर में, उसकी वजह से करंट बनता है। तो धीरे धीरे डिस्कवरीज होती गई, बाद में पता चला पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनता है। बात समझ में आ गई? तो जो रियल करंट है वो, उसकी क्या डायरेक्शन है रियल करंट की? ये जो करंट है ऐसे, अब ये भी वायर्स लगी हुई है, ये वायर्स हैं, तो इनमें भी करंट फ्लो करेगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इलेक्ट्रॉन का जो रियल मूवमेंट है वो किस तरफ है? इस तरफ है ना, ऐसे, तो ऐसे करंट जाएगा, ये जा रहा है, फिर इस वायर में से निकल के फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इस बैटरी को क्रॉस करके फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर कंडक्टर में से जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये बन गया। इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे करंट फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया, ऐसे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम, अभी करंट देखो कैसे है, नेगेटिव से, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव से निकल रहा है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस डायरेक्शन से क्या पता चल रहा है? जैसे मान लो करंट यहां से निकल रहा है और पॉजिटिव में जा रहा है, फिर यहां से निकला, फिर पॉजिटिव में गया, इस तरह से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन बहुत सारी बुक्स में, मोस्टली इन एवरी बुक, हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? देखो, कन्वेंशनल करंट, व्हाट इज इट? कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या? कन्वेंशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल वर्ड का मतलब होता है ट्रेडिशनल, जो पहले जमाने से चला आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल। अभी मैंने बताया कि पहले क्या सोचते थे कि पॉजिटिव की वजह से, चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है, वो तो बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। तो कन्वेंशनल करंट क्या हो गया? कन्वेंशनल करंट का मतलब है कि एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, जो पहले सोचा जाता था। रियल पिक्चर ये नहीं है, लेकिन अभी भी वही फॉलो हो रहा है जो पहले माना जाता था, और ये चेंज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बुक में सब यही है, फॉलो यही किया जाता है, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या? करंट दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक ऐसा करंट जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? किस में मूव करेगा?
पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पहले यही सोचा जाता था, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, और पॉजिटिव चार्ज तो यहीं से निकलेगा ना, पॉजिटिव प्लेट से। तो ये पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है, द करंट विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड विच इज नॉट एक्चुअली द केस। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा। ये चेंज होना चाहिए। आई डोंट नो कि व्हाई इट इज बीइंग फॉलोड, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। कन्वेंशनल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ये जो मैंने लिखा है ये पूरा लिख देना। बोलो, समझ में आई कहानी? ओके, नाउ दिस क्लोज्ड पाथ that I have made, this closed path is called electric circuit। ठीक है, अब देखो ये जो करंट की हमने बात करी, चाहे वो कन्वेंशन, अब जितने भी हम आगे ये सब पढ़ेंगे करंट के बारे में, हम कन्वेंशनल करंट की ही बात करेंगे। मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेनी है, प्लस से माइनस की तरफ लेनी है। कन्वेंशनल करंट को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां से करंट की डेफिनेशन क्या बनती है, करंट की डेफिनेशन बनती है यहां से, करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो का जो रेट है, रेट का मतलब हाउ मच फास्ट और हाउ मच स्लो। ठीक है, कितना तेजी से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर जाता है किसी कंडक्टर में से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बोलो, समझ में आ गई? सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी ठीक है, यही तो होता है करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे अगर और समझे हम, एक हमने कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है। एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, छोटा सा पोर्शन, ये हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। इस पोर्शन में से, इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में निकल जाएंगे। छोटा सा पोर्शन है, यूनिट एरिया मान लेते हैं, बहुत छोटा सा। उस छोटे से पोर्शन में से एक सेकंड में, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितना चार्ज निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई रिपीट, छोटा सा पोर्शन है कंडक्टर के अंदर, ठीक है, उस छोटे से पोर्शन में से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, दैट मींस कितना चार्ज वहां से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि कितना चार्ज एक सेकंड में वहां से निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मान लो एक सेकंड में उसमें से 2 कूलम का चार्ज निकल गया। एक सेकंड में इस पोर्शन में से 2 कूलम का चार्ज निकल गया, तो करंट कितना बन जाएगा, 2 एम्पियर। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। मान लेते हैं कि एक सेकंड में यहां से 1 कूलम का चार्ज निकल गया, तो करंट कितना बन जाएगा, 1 एम्पियर बन जाएगा। इस तरह से होता है। तो यहां पर हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, करंट इज व्हाट, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिंबॉलिकली करंट का जो सिंबल होता है दैट इज आई। कैपिटल आई भी बना सकते हैं, स्मॉल आई भी, कुछ भी बना सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज का जो होता है वो होता है क्यू, और टाइम का टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। तो यहां से क्या, Q अपॉन टी, मतलब एक यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं करंट।
यूनिट क्या होती है इसकी, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इज एम्पियर। एम्पियर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उन्होंने कुछ इसके ऊपर बहुत काम किया था, करंट के ऊपर, ठीक है, इसको डिस्कवर करने में। तो उनको ऑनर करने के लिए इसकी यूनिट बनाई गई। एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। ये कैपिटल ए हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। नाउ इफ आई से, ये क्या है, एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है। क्वेश्चन ये आता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट। दैट मींस वी हैव टू डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। वी हैव टू डिफाइन एम्पियर ऑफ करंट, कि एम्पियर क्या है या 1 एम्पियर क्या है, तो उसे डिफाइन करना। तो 1 एम्पियर करंट कब बनेगा, I1 कब बनेगा, इधर की साइड हमें 1 बनाना है, तो ये 1 कब बनेगा, जब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। दैट मींस चार्ज कितना होना चाहिए 1, टाइम कितना होना चाहिए 1, चार्ज कितना 1 कूलम, टाइम कितना 1 सेकेंड, करंट कितना 1 एम्पियर। बोलो कुछ समझ में आ रही है बात। ये वाली साइड 1 चाहिए ना, मैं 1 एम्पियर 1 चाहिए, तो ये वाली साइड 1 कब बनेगी, जब इधर भी ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, तो 1/1 तभी तो 1 बनेगा ना। तो Q 1 कूलम होना चाहिए और टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए, तब जाकर जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर के इक्वल होगा। तो मैथमेटिकली ऐसे भी शो कर सकते हैं, और अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इफ 1 कूलम, C का मतलब कूलम, कैपिटल C है, 1 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर in 1 second, then it makes the current equal to 1 ampere. It makes the current equal to 1 ampere. समझ में आ गई बात। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट। आई होप कि मैंने एक एक चीज आपको बता दी होगी, करंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे, और जो क्वांटाइजेशन वाला जो पोर्शन है Q इज इक्वल टू NE, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोनों वीडियोस देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और पूरा डीपली इस वीडियो को समझिए, इस चैप्टर को समझिए, तो बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।